मिडिल टर्म टी आर प्लस 1 है बाइनोमियल में, जहां पे आर आपका n/2 होगा अगर n इवन है, n-1/2 और n+1/2 होगा अगर n ऑड है। दैट मीन्स अगर आपके पास कहा जाए a प्लस x का पावर 256 है, ये n क्या है, इवन है, n इवन है, तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, t 256/2 प्लस 1 t 128 प्लस 1 t 129। r का वैल्यू n/2, r का वैल्यू n/2, r का वैल्यू n/2। अगर ये होता a माइनस x का पावर से 69, तो अभी ये क्या है, अभी ये ऑड है, तो r हमारा 69 माइनस 1/2 और 69 प्लस 1/2 हुआ, तो r कितना हो गया, 68/2, 68/2 इज 34 और ये 35, तो टर्म हो जाएंगे 34 प्लस 1 35, 35 प्लस 1 36। तो ये इसके दो मिडिल टर्म होंगे और इसके एक मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। और एक और खास बात इसमें क्या रखना है ध्यान, वो देखिए 1 प्लस x टू दी पावर n, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट इज सिंपल कोफिशिएंट है, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट इज सिंपल कोफिशिएंट है, तो यहां ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट is of middle term कोफिशिएंट। हमने पास्कल ट्रायंगल देखा था, ध्यान है आपको, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल में कहां पर मैक्सिमम आया था एनसीआर, बीच में इस तरह से 1 1 1 थे और इस तरह से मैक्सिमम होते गए, तो एकदम बीच में मैक्सिमम वैल्यू आया था, तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब वो मिडिल टर्म कोफिशिएंट बनेगा। और मिडिल टर्म कोफिशिएंट हमारा कौन है, इस लॉजिक से आ रहा है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? पीयूष, अगर आपका बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहां पर। वो भी पढ़ाए हुए टॉपिक से होना चाहिए, राइट। T36 नहीं समझ में आया। अभी देखिए r का वैल्यू n-1/2 और n+1/2 हमने लिखा, ठीक है, n-1/2 और n+1/2, तो n-1/2 से यहां आया, तो ये है 34 + 1, ये हो गया आपका 34 + 1, यहां से आया 35, ये है 35 + 1 36। समझे जी सर? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज ऑफ मिडिल टर्म कोफिशिएंट। देखिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज ऑफ मिडिल टर्म कोफिशिएंट का मतलब हो गया, इसका जनरल टर्म जो होता है TR+1, वो आपका NCR x⁴ है। तो कहने का मतलब ये NCR का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, NCR का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब वो बीच में होगा, मिडिल में होगा।
ये पास्कल ट्रायंगल कल ही तो बताए थे, आपके पास है पास्कल ट्रायंगल, कॉपी पलट के देखिए। पास्कल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे आया है? n के पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, n बराबर 3 या n बराबर 4 या n बराबर 5, कोई भी देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे आया है? वो बीच में आया होगा, देखिए कॉपी को। इसलिए हमने कहा कि मिडिल टर्म कोफिशिएंट जो है वही आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जनरेट करेगा अगर ये 1 + x होल टू द पावर n है। ठीक है नीलू, आपको क्या समझना है बताइए तो? इतना सिंपल वे में बताए हैं कि मिडिल टर्म हमने tr+1 को माना है, tr को नहीं माना है, tr+1 को हमने मिडिल टर्म माना है, जहां पर r हमारा इवन में हाफ, ऑड में हाफ, -1 + 1 दोनों टर्म होंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास 4 वैल्यूज है तो बीच में क्या ये कोई टर्म थोड़े होता है? ये कोई टर्म नहीं होता है, टर्म आप ये बोलिएगा, एक ये बोलिएगा। लेकिन अगर आप 5 लेते हैं तो बीच में मिडिल टर्म ये वाला है, मिडिल टर्म ये वाला है। समझे? बताते हैं पीयूष, पहले इसको कंक्लूड करने दीजिए। आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, हम बताते हैं आपको, क्लास में ही बता देंगे, टेंशन ना। चलिए, आपसे क्वेश्चन है, a/x + bx का पावर 12, इसका मिडिल टर्म बताइए। व्हाट विल बी इट्स मिडिल टर्म? नीचे वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स लिखे थे नीलू। इसका मिडिल टर्म बताइए। 7, 17, अच्छा 17 क्या स्वीटी होता है? सेवन, तो आप लोग निकाल रहे हैं 7, 12/2 हुआ 6, तो टर्म हुए 7, 12c 6, a/x का पावर 12 - 6 into bx का पावर 6, so it will be 12c 6, a6 bx 6, b6 x6, x6 x6 goes away, so 12c 6, a6 b6। 1 जुलाई से ऑफलाइन चलेगा 11th का सारा क्लास, ठीक है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 11th का सारा क्लास ऑफलाइन होगा 1 जुलाई से। सबका, हम लोग का नहीं, सबका, जो लोग 11th में हैं, नहीं आ रहे हैं, सबका। चलिए, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया? बोलिए, क्या सबको मिडिल टर्म निकल जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, ये डन है। अब आगे आता है ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म क्या बताए अक्षत?
क्लियर तो बोल दिए सभी का 11th 1 जुलाई से ऑफलाइन हम कर रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे भी गया होगा। ग्रेटेस्ट टर्म इन expansions of a plus x whole to the power n, a plus x whole to the power n। आप लोग को सब चीज यहीं पे करना है, पढ़ना नहीं है बाइनोमियल। अरे अभी बाइनोमियल पढ़ा रहे हैं, अभी बाइनोमियल सीखिए। कभी कुछ पूछ देते हैं, कभी कुछ पूछ देते हैं, कभी यहाँ को पूछते हैं, कभी वहां को पूछते हैं। हम बाइनोमियल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंसेंट्रेशन हटा के दाएं बाएं का क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। बाइनोमियल बढ़िया से सीखिए ना जब सिखा रहे हैं तो। ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशंस ऑफ a प्लस x होल टू द पावर n। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस कई तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके एक्सपेंशन में सपोज कर लीजिए 100 टर्म्स हो, तो सभी 100 टर्म्स को आपस में कंपेयर करना है। सभी 100 टर्म को, जितने भी टर्म्स होंगे सभी टर्म्स को आपस में कंपेयर करना है, और जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म कहलाएगा। अब एग्जाम लेने वाला क्या किया है, एग्जाम लेने वाला इसको भी कई पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पूछा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। न्यूमेरिकली का मतलब क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड जिसका सबसे ज्यादा है वो कौन है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने किया अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैग्नीट्यूड नहीं, वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा कौन होगा। तो आप ये हमें बताइए, आप हमें ये बताइए खुल के कि मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसके पास वैल्यू या तो सबसे ज्यादा होगा या वैल्यू सबसे कम होगा, या तो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा या वैल्यू सबसे कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वाला हम टर्म निकाल दें, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वाला टर्म हम निकाल दे, तो उसका साइन अगर प्लस में है तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हुआ, अगर उसका साइन माइनस में हुआ तो अलजेब्रिकली लोवेस्ट टर्म हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो भी कैलकुलेशंस चल रहा है उसमें एग्जैक्ट टर्म हमें नहीं आता हो, देन उसके बगल वाले दोनों टर्म को निकालेंगे, उसके बगल वाले दोनों टर्म को निकालेंगे एंड उनके बीच में कंपेयर करेंगे। चलिए हम न्यूमेरिकली ही आपको करके दिखाते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in expansions of a plus x whole to the power n। अब इसमें क्या है, tr plus 1 tr मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमने माना है tr plus 1। अगर हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म tr plus 1 है तो बाकी सभी टर्मों से ये ज्यादा होगा, बाकी सभी टर्मों से ये ज्यादा होगा, मतलब बगल वाले भी टर्म से ज्यादा होगा। तो tr plus 1 tr से ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है।
एट द सेम टाइम ये बगल वाले से ज्यादा हो। r+1 के बगल में, r+1 के बगल में कौन होगा? r होगा और r+2 होगा। ये जस्ट पीछे वाला टर्म है, ये जस्ट आगे वाला टर्म। अब सबको इसके फॉर्मेट में लिखना है। tr+1 क्या होगा? NCR a⁻n - r एक साथ डिवाइडेड बाय tr NCR - 1 a⁻n - r - 1 x⁻r - 1 mod greater than equal to 1। हमने फर्स्ट क्लास में आपको इसका डिवीजन करना सिखाए थे, उस हिसाब से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका डिवीजंस। n बराबर कट जाएगा r - 1 ये बचेगा, n - r + 1 इसका वाला बचेगा, n - r + 1 इसका बचेगा, r - 1 इसका बचेगा। अब मॉडुलस को अलग अलग करेंगे। n+1/r - 1 into mod of x/a greater than equal to 1। इसको राइट साइड में भेजेंगे। n+1/r - 1 greater than equal to mod of a/x। इसको इधर करेंगे n+1/r greater than is equal to 1 plus mod a/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r लेस देन इज इक्वल टू n+1/1 plus mod a/x। ये हो गया। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? ये डिविजन्स हम फर्स्ट क्लास में आपको सिखा चुके हैं, रिपीट करना है शिवम को। ये डिविजन्स में दिक्कत है क्या बाबू? हमने क्या कहा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला टर्म हमें ढूंढना। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड हमने मान लिया tr+1 का है, तो ये सभी से ज्यादा होगा, ये सभी टर्मों से ये ज्यादा होगा, तो बगल वाले से भी ज्यादा होगा, तो बगल वाला से ज्यादा है, बगल वाला से ज्यादा। tr+1 से जस्ट पहले tr हुआ, जस्ट बाद tr+2। तो हमने एक का कैलकुलेशन किया, tr+1 निकाले, tr निकाले एंड इसका कैलकुलेशन किए। ये डिविजन्स फर्स्ट क्लास में हम सिखा दिए हैं कैसे काटते हैं। काटने के बाद ये आ गया, पावर जिसका ज्यादा है एक वो बचेगा, x⁻r - 1 इसका एक पावर ज्यादा है इधर बचा, इसी तरह से इसका एक पावर ज्यादा है इधर बचा। ये वाला टर्म कंफर्म पॉजिटिव है, मॉड के बाहर निकाल सकते हैं सिंपल। इसके बारे में डाउटफुल है सो इस पे मॉड लगा दो। मॉडुलस पॉजिटिव होता है सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन नहीं चेंज करेगा, ऑपरेटर नहीं चेंज करेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 1 प्लस हो गया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आ गया और इधर से देख रहे हैं। क्या आप समझ में आया शिवम? ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या आप लोग।
ये आपसे हो पाएगा सिग्नल कैलकुलेशंस? क्या आपसे ये कैलकुलेशन होगा? ठीक, अब सुनिए, क्या आपको लगता है कि n+1/1 प्लस मॉड a बाई x हमेशा हमेशा इंटीजर आएगा? नहीं, हमेशा इंटीजर नहीं आएगा, नहीं आएगा हमेशा इंटीजर्स। सो इस टर्म को हम n मानते हैं, n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई x। अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा तो a x n सब कुछ दिया रहेगा, कोई अननोन नहीं रहेगा, हर चीज मालूम। अब ग्रेटेस्ट टर्म जो है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में आपका m और m-1 होगा अगर m इंटीजर हो। आपको यहां दो वैल्यूज आएंगे और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन वाला अगर m इंटीजर्स नहीं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहे हैं। 3.1 रहेगा तो इसका वैल्यू जस्ट पहले वाला इंटीजर 3.95 रहेगा तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 3। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट इज नॉट ए अप्रोक्सीमेशन। अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू रहता है, इंटीजर्स नहीं है तो जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है। ये आर किसके लिए है? Tr+1 हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, Tr+1 हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उसका आर हम इस मैकेनिज्म से निकालेंगे। ये वो टर्म है जिसके साथ कंपैरिजन वर्क कर रहा है। अब ये इंटीजर्स अगर है तो दो टर्म न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, दो टर्म न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। अगर m इंटीजर्स नहीं आया, ये इंटीजर्स नहीं आया तो सिर्फ एक टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। अलजेब्राइकली के लिए हमने बता दिया है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से ही पता चलेगा अलजेब्राइकली। अगर प्लस वाला है तो अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट, माइनस वाला है तो लीस्ट होगा। क्या सबको लॉजिक क्लियर है? अभिमन्यु, यहां तक में आपको हमेशा लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कैलकुलेशंस है कि जो सबसे ज्यादा है उससे बाकी टर्म कम होंगे। 5 अगर ज्यादा है, 5 अगर लार्ज है, 5 अगर लार्ज है तो उससे छोटा नंबर से भागा देंगे तो 1 से ज्यादा हो ही जाएगा। यही लॉजिक यूज किया गया। तो Tr+1 एंड Tr को हमने इसके एक्सपेंशन से लिखे हैं। ये डिविजन्स कल भी हम लोग करवाए थे, लिख के देख सकते हैं। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल्स। n कैंसिल्स, इन दोनों में कैंसिल करेंगे r बचेगा, इन दोनों में कैंसिल करेंगे n माइनस r प्लस 1 बचेगा। So n minus r plus 1 by r, that's it. और इसके बाद मॉडुलस को अलग अलग किया गया है, प्रोडक्ट में अलग अलग होता है मॉडुलस।
क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया, 1 यहां भेजे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां लिखे। इसके बाद लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमने एक छोटा सा कोड आपके लिए जनरेट किया है। ये छोटा सा कोड एक जनरेट किया है, अगर आप इस कोड को अपने पास रखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हमेशा हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये कोड बस अपने पास रखिएगा। क्या नोट सबको हुआ? नोट करके बताइए। चलिए, अब एक एग्जाम्पल आपको पहले समझाए, फिर आप लोग बनाइएगा। ज्यादा वैरायटी नहीं है इसके पास, जो मेन वैरायटी था स्टार्टिंग वाला वो हमने कर दिया है। ठीक है, ये मिडिल वैरायटीज है एंड तीसरा वैरायटी आपका सीरीज होता है। यही 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये ज्यादा चीज है ही नहीं यहाँ बाइनोमियल में करना, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, सो वी नीड टू प्रिपेयर वेल। 2 + 3x whole का पावर 1 9 when x is equal to 3/2। भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले n + 1, n की जगह 9/1 प्लस मॉड ऑफ a की जगह 2, x की जगह 3x। ये मॉडुलस है। अब इसको सॉल्व करना है। ये कितना था? 10/1 प्लस 4/9, 10 into 9, 9 plus 4, 90/13, 6.9 समथिंग 6.97 नहीं होगा। तो ये इंटीजर्स नहीं हुआ, ये इंटीजर्स नहीं। तो हमारे पास r का वैल्यू GIFM के हिसाब से GIF 6.9 will be 6। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज r+1 T7 एंड T7 का वैल्यू क्या है? 9C6
2 का पावर 9 माइनस 6 3x का पावर 6। आप इसे स्मॉल में लिख सकते हैं 9c3 9 माइनस 6 2 का पावर 3 3 स्क्वायर 12 2 का पावर 6। तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कुछ पता चला? चलिए इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब देना रहेगा। राइट साइड वाला देखिए पप्पू, आर का वैल्यू 6 आया है जीआईएफ के कारण। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर लिख देंगे। अब यही है टीआर प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इज 7। इससे सेवेंथ टर्म निकालिए, एनसीआर इंटू ए का पावर एन माइनस आर इंटू एक्स, एक्स का पावर आर, और एक्स की जगह वैल्यू कितना था 3/2 दिया। समझे पप्पू? अभिमन्यु ये है n प्लस 1/1 प्लस n, n है 9 प्लस 1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई x, a है 2, x की जगह ये पूरा टर्म, x की जगह ये पूरा टर्म 3x, 3 और एक से यहां से 3/2। समझे अभिमन्यु? धीरेन्द्र 9c6 को हमने पहला क्लास में बताया था। एनसीआर को हम जब चाहे एनसीएन माइनस आर लिख सकते हैं, और अक्सर कोशिश यही होता है कि हम लोग नीचे में छोटा नंबर दिखाए। चलिए इरेज करते हैं। आप हमें क्वेश्चंस बताइएगा, सिमिलर है इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप लोग करेक्ट बताए। 3 माइनस 5x का पावर 11 एट x बराबर 1/5। सबसे पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताइए। एंड हाँ, यहाँ प्लस माइनस का जिक्र है, यहाँ प्लस माइनस का जिक्र है, इसलिए अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म का भी जिक्र आएगा। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए। नीलू राइट साइड में कुछ भी नहीं किए बाबू, आर की जगह 6 यहां पर पुट किए, 6 प्लस 1 ये है 9c6, a का पावर 9 माइनस 6, x का पावर 6। अब x की जगह यहां दिया हुआ था 3x और a की जगह दिया हुआ था 2, a की जगह 2 दिया था, x की जगह 3x दिया था, तो वो लिखे, और इस x का वैल्यू दिया हुआ था वो यहां पुट कर दिए। सिंपल सबको लिखे, कहीं पे कुछ नहीं एक्स्ट्रा किए। ये 3 स्क्वायर है तो 2 छके 12 हो गया, और ये एक बार में 6 आया है। ठीक तो है नीलू? कहां पे दिक्कत हो रहा है? r बराबर 3 t4
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म T4, फोर्थ टर्म देखते हैं, m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस a बाई x माइनस 5, x है 1 बाई 5, ये गोस रे कैंसिल हो गया, तो अब ये 11 1 12 1 प्लस 3 बाई माइनस 1 माइनस 3 12 बाई 1 प्लस 3 12 बाई 4 3, ये इंटीजर्स है ना, यस ये इंटीजर है तो r के एक वैल्यू होंगे या दो वैल्यू होंगे, सो r इज इक्वल टू m माइनस 1, m के रिस्पेक्ट में 2 एंड 3, दो होंगे तो हम दोनों टर्म निकाल के दिखाते हैं, T2 प्लस 1 दैट इज T3, 11C2 into 3 का पावर 11 माइनस 2 9 माइनस 5x का पावर 2, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये है 11C2, 11 into 10 by 2, 3 का पावर 9 into 1, अगला T3 प्लस 1 T4, इसको देखते हैं 11C3 into 3 का पावर 11 माइनस 3 8 into माइनस 5x का पावर x है 1 बाई 5 का पावर 3, ये कैंसिल्स, ये माइनस का क्यूब माइनस माइनस का क्यूब माइनस 11C3 11 10 9 बाई 1 2 3 into 3 का पावर 8, अब आप देखिए ये 55 into 3 का पावर 9 है और ये माइनस 55 into 3 का पावर 9, सो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये जो दो वैल्यू हमने दिए इंटीजर्स में, दो वैल्यू जो आपको दिए वो एक्चुअली में ये वाला केस है, ये 4 है ना, तो ये ऐसे आ गया, तो ये भी मिडिल है ये भी मिडिल है, और एक्चुअली में ये दोनों का वैल्यूज सेम आ रहा है, तो यहां पर मॉड T3 इज इक्वल टू मॉड T4, ये हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर पूछा जाए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर हमसे पूछा जाए तो वो T3 और T4 दोनों बताएंगे, T3 और T4 दोनों बताएंगे, T3 T4 दोनों बताएंगे हम वैल्यूज, समझ गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये है पॉजिटिव ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव ये है निगेटिव, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन होंगे, T3 या T4, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन होगा, T3 होगा, सही पीयूष, ये पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ा टर्म होगा, अलजेब्राइकली मतलब वैल्यू के साथ प्लस और माइनस को कंसीडर करते हुए बताना है, ठीक है। तो यहां पर यही दो क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन बना ही नहीं मैदान में, तीसरा क्वेश्चन बना ही नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा, यही दो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट, यही दो क्वेश्चंस, एंड सिनारियो भी आपके पास दो ही है,
या तो m आपका इंटीजर होगा, m इंटीजर है तो दो वैल्यूज आएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अगर ये इंटीजर नहीं है तो एक वैल्यू होगा और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आएगा। चलिए बताइए क्या डन है? चलिए बढ़िया बात है, ये आपको समझ में आ गया। क्या सबको नोट हुआ? चलिए अब हम लोग समेशन में आने से पहले एक और चीज को सीखते हैं। वो चीज भी पूछा जाते रहता है और थोड़ा सा बच्चा को परेशान करते रहता है कि आखिर ये क्या चीज है, कैसे होता है। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला क्वेश्चन है वैसे ही वो क्वेश्चन है। उसमें कुछ इस तरह का आता है, p प्लस रूट क्यू का पावर n। कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, p प्लस रूट क्यू होल के पावर n पूछा जाता है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट जो इसका होगा वो इवन होगा या ऑड। पहला चीज, ना ही हम इसको एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं क्योंकि इतने सारे टर्म्स को निकाल नहीं सकते। रूट का वैल्यू एंट्री करेंगे तो भी पावर डालकर उसको निकालना संभव नहीं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इसे निकाल पाना सिंपल वे में नहीं पॉसिबल है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो इसमें सब वैल्यू एंट्री करने के बाद हमारा डेटा आया 23.54, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कौन होगा? इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ 23 इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट हुआ 0.5। ओके, तो हमें जानना है इंटीग्रल पार्ट इसका क्या, हमारा टारगेट है
इंटीग्रल पार्ट के बारे में जानकारी हासिल करना ही हमारा टारगेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, हम उसमें चलेंगे। आप प्रोसीजर से ही बना सकते हैं, रट्टा मार के इसे नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल, रट्टा मार के बना पाना संभव नहीं। सो प्रोसीजर सीखिए। इसको हम i+1 मानेंगे। ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। हमें p माइनस रूट क्यू का पावर n अपनी तरफ से लेना है और इसको भी ये ऐसा दिया रहेगा कि आपको ये फ्रैक्शनल में ही आएगा, ये जब भी आएगा फ्रैक्शन आएगा, ऐसा ही आपको देगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा, ये पक्का फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, कोई डाउट नहीं, जब भी आएगा फ्रैक्शन में देगा क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक्सपेंशन के पहले दो टर्म लिखेंगे, पहले दो टर्म एक्सपेंशन का लिखेंगे। इसका एक्सपेंशन NC0 PN प्लस NC1 PN-1 रूट Q1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके दो टर्म लिखिए NC0 PN प्लस NC1 PN-1 रूट Q पावर 1, ये माइनस में है, प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रूट आपको पहले टर्म में भी रह सकता है या दूसरे टर्म में रहेगा, पहला टर्म में भी रह सकता है, दूसरा टर्म में भी रह सकता है, किसी में भी रह सकता है, ठीक है। और इसीलिए आपको लिखना है, इसीलिए आपको रटना नहीं है, लिखना है। ये दो टर्म लिखने के बाद आपको या तो एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्या करना होगा, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो लॉजिक क्या है, रिमूविंग रूट, यही टारगेट है आपका कि रूट को आपको हटाना है। इस टारगेट के लिए अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से तो ये लगता है कि रूट हमारे सेकंड टर्म के पास है, पावर ऑड है तो ये रूट मेंटेन रहेगा, तो इसको हटाना है। कैसे हटा दे, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, कैसे हटा दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, रूट का पावर ऑड ही गायब करना है, हमें ध्यान रखिएगा, रूट का पावर ऑड और उसका साइन जो चेंज किया हुआ है वही हमें हटाना है। रूट का पावर इवन वो अगेन हमारा इंटीजर बन जाएगा, तो इसे हटाने के लिए ऐड करेंगे। तो ये हो गया p प्लस रूट Q का पावर n प्लस p माइनस रूट Q का पावर n, और ये हो गया 2 टाइम्स NC0 PN प्लस NC2 PN-2 रूट Q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। हम जानबूझ के सेकंड टर्म दिखा दिए कि रूट का इवन पावर आपका फिर से बिना रूट का है वो चलेगा। अब देखिए ये क्या है,
ये आपका आई प्लस एफ और ये आपका स्मॉल ए। एनसीआर आपका नंबर ऑफ बेस होता है, मस्ट बी इंटीजर्स। पी और क्यू आपका इंटीजर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका इंटीजर्स है, और ऐसा होते ही ये इवन इंटीजर बन गया। ये तुरंत आपका इवन इंटीजर बन गया, तुरंत इवन इंटीजर बन गया। अब सारा दारोमदार इस एक प्लस एक पर है। क्यों? आई मेरा पहले से इंटीजर है, आई मेरा पहले से इंटीजर है, राइट साइड भी इंटीजर है, तो एक प्लस एफ भी इंटीजर होगा। ए प्लस एफ में कुछ हम कमेंट करें उससे पहले देखिए, एफ आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। चूंकि ये 0 है नहीं, सो एग्जैक्ट 0 तो देगा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा, ये भी जस्ट 0 से 1 होगा। अब ये अगर यहां पर ऐड करते हैं आप, तो ये 0 से 2 आया। तो अगर आप इंटीजर इसमें देखना चाहते हैं, तो इंटीजर में एक प्लस एफ कितना होगा? 1 होगा। इंटीजर में एक प्लस एफ 1 होगा। 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में इंटीजर सिर्फ 1 आता है। तो ये भी इंटीजर से, राइट साइड भी इंटीजर है, तो ये पार्ट भी आपका इंटीजर होना चाहिए। इसलिए एफ प्लस एफ आपका कितना हुआ? 1। एफ प्लस एफ आपका, यहां से दो क्वेश्चन बने। क्या क्या बने? आई जो है आपका इवन -1 दैट इज ऑड इंटीजर्स आया। आपको एक चीज हो गया कि इसका इंटीग्रल पार्ट अगर ऐड करने से बना, अगर ऐड करने से बना है तो इंटीग्रल पार्ट ऑड होगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछेगा अगर ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल एफ है, देन आर इंटू एफ कितना? आर इंटू एफ तो ये देगा नहीं, ये वाला देगा। आर इंटू 1 माइनस एफ कितना, ये पूछेगा आपसे, इसका वैल्यू पूछेगा। तो आर आपका ये देना है, p प्लस रूट क्यू का पावर n, और 1 माइनस एफ आपको कहां से देना है? यहां से 1 माइनस एफ आपको स्मॉल एफ देना है। स्मॉल एफ क्या है? ये वाला पार्ट था। तो p प्लस रूट क्यू का पावर n इंटू p माइनस रूट क्यू का पावर n, पावर सेम है तो आपस में प्रोडक्ट होगा। ये आपको p स्क्वायर माइनस क्यू का पावर n होगा, p स्क्वायर माइनस क्यू का पावर n होगा। एक ये आ गया, एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन में p प्लस रूट क्यू या रूट p प्लस क्यू, इसमें आपको रूट को हटाना टारगेट है। रूट को हटाने के लिए या तो प्लस करेंगे, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस वाला केस हमने दिखा दिया, पीयूष लास्ट वाला देख लीजिए, हमने प्लस वाला केस दिखाया है। प्लस अगर किए हैं, यहाँ पर करेंटली लग रहा है कि रूट हमारा पावर ऑड यहाँ पर है, सेकंड में है, तो इसको ऐड करने पे गायब हो जाएगा। ऐड किए, ये पार्ट इवन इंटीजर्स आया, इंटीजर इंटीजर, तो ये भी इंटीजर्स। फ्रैक्शनल पार्ट का अपना रेंज, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर अगर पूछा जाए तो 1 हुआ, ये यहां पर उत्तर दिए तो इसका वैल्यू 1 है, तो राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा। इवन -1 हमेशा ऑड देता है, ऑड इंटीजर बन गया। अगला क्वेश्चन आपसे इसी सिचुएशन में r इंटू 1 माइनस एफ पूछा जाता है। r आपका प्लस वाले का वैल्यूज है, कैपिटल एफ इसी का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, 1 माइनस एफ यहां पर हो गया स्मॉल एफ, वो पुट कीजिए,
स्मॉल एफ आपने माइनस वाला सपोज किया था, ये प्रोडक्ट करना था। ठीक है पीयूष, ठीक। और किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हम सब्ट्रैक्ट वाला भी बताते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला भी एक बता ही देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। इसको नोट करके बताइएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट वाला देखते हैं तो। अरे इतना देर से पूछते हैं धीरेन्द्र, लास्ट वाला फिर से। अब कहां से फिर से लिखे? चलिए सिंगल रहेगा, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। रूट पी प्लस क्यू का पावर एन आई प्लस एफ, दो टर्म NC0 रूट पी का पावर एन प्लस NC1 रूट पी का पावर n माइनस 1 इंटू क्यू प्लस डॉट 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 हमने माना रूट पी माइनस क्यू का पावर एन स्मॉल ए, इसका फर्स्ट टू टर्म्स रूट पी का पावर एन NC1 रूट पी का पावर n माइनस 1 इंटू क्यू प्लस डॉट डॉट। यहां पर ये इसमें रूट है या इसमें रूट है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा n आपका इवन है या ऑड। अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो इसमें रूट गायब हो जाएगा और इसमें रूट बचेगा। लेकिन अगर n ऑड है, n ऑड है तो इसमें रूट रहेगा, इसमें गायब हो जाएगा। तो मान लिया हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला केस देखना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती n को ऑड ले दें। सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i प्लस a माइनस a, ये कट गया, ये बचेगा NC1 रूट p का पावर n माइनस 1 क्यू प्लस NC3 रूट p का पावर n माइनस 3 क्यू क्यू प्लस डॉट डॉट। अब यहां पर
आई प्लस कैपिटल एफ माइनस एफ 2 इंटू, ये इंटीजर्स होने के कारण आपका इवन 2 इंटू इंटीजर, ये आपका इवन इंटीजर्स दिया। अब हमें ये इंटीजर्स पहले से था, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, f माइनस एफ क्या। सो देखिए यहां पर कैपिटल F 0 से 1, स्मॉल f 0 से 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 से 1, f माइनस एफ -1 से 1 हुआ, तो इंटीजर इसके बीच में कौन, -1 से 1 के बीच में कौन इंटीजर आया, कोई आया है? यस आया है। कौन आया है? 0 आया। यस सीखा। तो इंटीजर की बात अगर हम करें तो इंटीजर हमारे पास एक ही आया है, 0। ठीक है, इंटीजर 0 आया है। ठीक है, इंटीजर्स होने के लिए मेरे पास एक ही केस है, f माइनस एफ बराबर 0। सो f बराबर 1। चूंकि f माइनस एफ 0 है, ये 0 है, तो i प्लस 0, i आपका इवन इंटीजर्स होगा। i आपका क्या होगा? इवन इंटीजर्स। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करके रूट को हटाना पड़ा, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करके रूट को हटाना पड़ा, इन दैट केस आपका इंटीग्रल पार्ट इवन इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस वाले के बराबर होगा। और यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, ये अगर कैपिटल आर है तो आपसे पूछेगा कैपिटल आर इंटू कैपिटल एफ, यहां ये पूछेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर आपका है, कैपिटल एफ आपको क्या है? स्मॉल एफ के बराबर। कैपिटल आर आपने माना है रूट पी प्लस क्यू का पावर एन, स्मॉल एफ आपने माना है रूट पी माइनस क्यू का पावर एन। पावर सेम है तो प्रोडक्ट होके p माइनस क्यू स्क्वायर का पावर एन। एक यही 3 चीज इसमें है, 3 ही चीज इसमें पूछा जा सकता है। कैपिटल एफ स्मॉल एफ में रिलेशन, इंटीग्रल पार्ट इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर से, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन r इंटू एफ या r इंटू 1 माइनस एफ, यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या आपको समझ में आए? चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कर लीजिए। नीलू, एलसीआर आपका इंटीजर्स होता है नंबर ऑफ बेस के कारण। रूट का आपका इवन पावर रूट को हटा देगा, इंटीजर देगा। क्यू आपका इंटीजर है ही, तो प्रोडक्ट इंटीजर्स हुआ, इंटीजर का समेशन इंटीजर हुआ।
2 से जब किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन इंटीजर बनता है। इंटीजर्स में 0 ऐड करने पे वो वही इंटीजर रह गया और राइट साइड एज इट इज है इवन इंटीजर्स। क्या समझे नीलू? नीलू बेटा क्या आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, और हो जाएगा तो बताइएगा नोट। हो गया। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन का जवाब देना है। एक हम करके दिखा देते हैं फिर भी, और एक में आप लोग सवाल का जवाब, ठीक है? एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, एक आप लोग से पूछेंगे। अभी तक हमने इस डिजाइन के लिए थ्योरी बताए हैं, अब एग्जाम्पल करने वाले हैं। √5 प्लस 11 का पावर 2n प्लस 1, इसका इंटीग्रल पार्ट इवन होगा, ऑड होगा, r इंटू 1 या r इंटू 1 माइनस वगैरह वगैरह का वैल्यू पूछा जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करने के लिए इसको कैपिटल I प्लस कैपिटल F मानेंगे। पहला 2 टर्म लिखेंगे, टू एन प्लस 1 C1 5√5 का पावर 2n इंटू 11 का पावर। हमें इसके बारे में ही जानकारी चाहिए, सो अगला लेट करेंगे, बीच में माइनस देके 5√5 माइनस 11। हाँ, इसको मानते समय आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इन दोनों के स्क्वायर कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। जो ज्यादा है, स्क्वायर में जो ज्यादा है उसको बाईं तरफ रखिएगा और बीच में माइनस देना है। क्यों? आप ये फ्रैक्शनल पार्ट मान रहे हैं जो 0 से ज्यादा है, तो स्क्वायर करने पे लार्जर मैग्नीट्यूड लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है? लार्जर मैग्नीट्यूड लेफ्ट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर करेंगे तो 25 बचे 125 और इसका स्क्वायर 121। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो ये लेफ्ट में। स्मॉल f माने हैं 2n प्लस 1 C0 5√5 का पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1 5√5 का पावर 2n इंटू 11 का पावर 1। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लंबा बना रहे हैं छोटा बना, आप समझिए, सीखिए। आपको जितना छोटा बनाने का इच्छा रहेगा वो आपकी मर्जी, ठीक है? लेकिन हम समझने लायक बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब हमारा टारगेट क्या था वो देखा जाए। टारगेट है रूट को हटाना। तो रूट है किसमें? पहले टर्म में है या दूसरे टर्म में? रूट तो दोनों में दिख रहे हैं, तो रूट का पावर ऑड किसमें है? रूट का पावर ऑड इसमें है, तो ये रूट रहेगा। इसी को हटाना, इसको हटाना है तो प्लस करेंगे या माइनस, ये सेम साइन है इसलिए इसको हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये मेरा I प्लस f माइनस एफ 2 टाइम्स 2n प्लस 1 C1 5 into 5 का पावर 2n into 11 प्लस डॉट डॉट। एकदम सिंपल अब हो गया। ये हमारा इवन है ही 2 इंटू इंटीजर्स इवन हो गया। f माइनस एफ हम जानते हैं कि 0 होता है, तो I हमारा इवन है। एक आंसर्स। दूसरा पूछेगा r इंटू एफ, तो r इंटू एफ कितना 5, r इंटू एफ रहेगा r इंटू स्मॉल एफ, दोनों बराबर। r है 5√5 प्लस 11 का पावर 2n प्लस 1 इंटू स्मॉल एफ 5√5 माइनस 11 का पावर 2n प्लस 1। ये प्रोडक्ट आपका 125 माइनस 121 का पावर 2n प्लस 1 will be 4 का पावर 2n प्लस 1, 4 का पावर 2n प्लस 1। क्या आपको समझ में आया दोनों चीज? एक और चीज ध्यान रखिए, I जो है वो GIF ऑफ R है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस ऑफ ये R है। तो कई बार आपको ऐसा भी रह सकता है कि इसको कैपिटल R से डिनोट करें और ये I ना देके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे कि इवन है या ऑड, तो आपको एक्चुअली में I ही पूछा है, आपको एक्चुअली में I ही पूछा है। क्या सबको समझ में आया? चलिए नोट करके बताइए आप। लेट वाला में हमने कहा था अगर ऊपर में प्लस दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स आप बीच में माइनस माने, एकदम पक्का बीच में माइनस माने। समस्या ये है कि 11 को पहले रखे या 11 को बाद में। इसके लिए हमने कहा कि दोनों को स्क्वायर कीजिए, इन दोनों को आप स्क्वायर कर लीजिए। ये है 25 गुने 5, ये है 121, 125। इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो लेफ्ट में होगा, ये ज्यादा है यही लेफ्ट में रहेगा, समझे? जो ज्यादा होगा उसको लेफ्ट में रखना है और कोई ध्यान नहीं रखना है। अभिमन्यु, क्या अभिमन्यु समझ में आया? जहां पर कोई बच्चा फंसता है, जहां पर जो जाके कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाने लगे, हमें ज्यादा ध्यान उसी जगह पे रखना। हमने ये कहा कि शुरू में आपको जो क्वेश्चन देगा वो प्लस वाला देगा, तो ऑफ कोर्स है कि यहां माइनस वाला आप लीजिएगा, लेकिन पहले आप 5√5 को रखिएगा या 5√5 को बाद में रखिएगा। इसके लिए दोनों को स्क्वायर कीजिए और जो ज्यादा है उसको लेफ्ट में कर दीजिए, जो ज्यादा है उसको लेफ्ट में कर दीजिए। लेफ्ट में करके लिखा गया एफ ही रहेगा, एक्सपैंड किए। इसके बाद एक ही लॉजिक और है, वो क्या है? रूट को हटाना है आप। तो देख लीजिए रूट का ऑड पावर जो है, या तो रूट का ऑड पावर पहले टर्म में होगा या रूट का ऑड पावर दूसरे टर्म में। जिस टर्म में भी रूट का ऑड पावर है उसे हटाने के लिए या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो करना रहे वो कर लीजिए।
आपको सब चलते चला जाएगा। प्रियांशु, ब्लैक पेन से हमने ये कहा कि हम बार बार आई प्लस एफ लिखते जा रहे हैं, आई प्लस एफ लिखते जा रहे हैं। तो क्या एग्जाम में एकदम गारंटेड है कि हमेशा आई प्लस एफ लिखेगा? नो, वहां पर आई एक्चुअली में इसका क्या है? इंटीग्रल पार्ट, कहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। इसलिए आई की जगह अगर इसको आर माने हैं तो आई की जगह यहां कैपिटल GIF ऑफ आर को देगा, GIF ऑफ आर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। ठीक है प्रियांशु? प्रियांशु बेटा समझे? ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद अब आता है सीरीज। ठीक है, सीरीज और कोफिशिएंट का खेल है जो हम फ्रेश डे खेलना चाहेंगे। तो यहां पर एक पीयूष बाबू हमें एक क्वेश्चन सेंड किए थे, उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, उनका एक कंफ्यूजन से उसको कर रहे हैं और कोफिशिएंट वाला रिलेशन अगले क्लास में करेंगे। कोफिशिएंट वाला रिलेशन में ज्यादा नहीं, 2 क्लास मान के चलिए कि 2 क्लास आपको कोफिशिएंट के रिलेशन में लगेगा। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन उनका पहले लिख दें, सबको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। 5 सबसे जल्दी जल्दी कौन कवर करेगा? जल्दी जल्दी ये चलेगा, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ये एज इट इज रखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन, इसको एक्सपैंड करेंगे लेकिन 5 के आगे नहीं जाएंगे। ओके, तो देखिए 5c0 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर का पावर 1 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे अगर जाएंगे तो पावर 3 देते ही वो 6 चला जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, और ये एज इट इज। ओके, आप देखिए यहां कांस्टेंट टर्म है, यहां कांस्टेंट टर्म है, तो सारा का सारा हमें इससे चाहिए। x का पावर 5 क्या ये दे पाएगा? x का पावर 5 नहीं, इसमें x के पावर 4 तक ही मिलेगा, तो वो हमें 0 दिया नहीं है उसके पास। अगला है 5c1, इसके पास कितना है? x स्क्वायर है, इसके पास x स्क्वायर है, मतलब 2 पावर आ चुके। तो अब इसके साथ कितना पावर चाहिए? टोटल 5 अगर चाहिए, टोटल 5 चाहिए, 2 मेरे पास आ चुके, तो अब कितना चाहिए? 3। तो 3 यहां से कैसे लेंगे? 4c3। आपको इसका जनरल टर्म tr प्लस 1 क्या होगा? 4cr इंटू एक्स का पावर r। तो अगर आपको क्यूब चाहिए तो 4c3 कोफिशिएंट हुआ, अगेन प्लस 5c2, यहां x का पावर कितना है? 4 है, तो 5 बनाने के लिए इससे कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 के लिए 4c1, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, ये 5 है,
ये 4 है। पास्कल ट्रायंगल से हम तेजी से कर रहे हैं काम। पास्कल ट्रायंगल का वैल्यू याद किए हुए हैं। पास्कल ट्रायंगल हमने 6 तक बताया था, उसका वैल्यू धनाधन लिखते जा रहे हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो गया। फिर से समझते हैं, इसमें x के पावर की बातें हैं। ये 0 है, ये 2 दिया, ये 4 दिया। 5 बनाने के लिए इसमें 5 रिक्वायर्ड है, जो इसके पास नहीं मिल पाया। 2 आ चुका है, अब और कितना चाहिए? 3 चाहिए, वो यहां से मिल सकता है। 4 आ चुका है, 5 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 और चाहिए, वो भी इसके पास मौजूद है। तो 3 वाला 4C3 हो गया, 4C3 एंड 1 वाला 4C1। क्या समझ में आया? इसी तरह के क्वेश्चन अभी जेई मेन में पूछे जा रहे हैं। जेई मेन में अभी जो क्वेश्चन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ आ रहा है, ऐसे ही 2 टर्म या 3 का प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। ग्रुपिंग करके पूछ रहा है। क्या समझ में आया? पीयूष, आपको तो कम से कम समझना चाहिए था। आपको समझ में आया पीयूष? चलिए, और बाकी लोग? शिवम, आपको क्वेश्चन ऐसा ही आता है? चलिए, बढ़िया बात है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्लास में कोफिशिएंट रिलेशन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाइनोमियल का, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोफिशिएंट्स का खेला। 3 टर्म रहता तब भी करते, 3 टर्म रहता तो तब भी करते। x का पावर उतना तैयार करते जाइए, समझ गए? कैसे? x का पावर देख लिए और रिक्वायर्ड उधर से ढूंढेंगे, रिक्वायर्ड उधर से ढूंढेंगे। किसी एक को एक्सपेंड कर लीजिए और बाकी जो पावर चाहिए वो इधर के ग्रुप से खोजिए कैसे आ सकता है, ठीक है? एक बार में एक का ही एक्सपेंशन आपसे संभलेगा, 10 का नहीं एक्सपेंशन संभाल सकते हैं आप। चलिए, यहां तक ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मीटिंग एंड कर दें बाबू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।